अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमने ईरानी नौसेना को बहुत बुरी तरह से 10 साल पीछे धकेल दिया है। इतना बुरा मारा है कि वो खड़े नहीं हो पाएंगे आने वाले 10 सालों तक भी। लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के आगे हाथ फैला रहे हैं, खासकर यूरोपीय देशों के आगे, कि आप आओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के साथ लड़ाई करो। खबर आप सुन चुके हैं कि सभी ने मना कर दिया है, साफ तौर से मना कर दिया। कोई लगा लिसी वाली बात ही नहीं रखी, साफ कह दिया ये हमारी जंग नहीं है, हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। अब आपको याद होगा, परसों की वीडियो में आपको बताया था कि इन्होंने नाटो से कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं आते हैं तो इसके अंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। अब इन्होंने ऐसा इशारा दे भी दिया है कि अब नाटो को इसके अंजाम भुगतने होंगे, और कैसे भुगतने होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनकी तरफ से इशारा दे दिया गया है। लेकिन पहले आपको बड़ी खबर बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि तमाम यूरोपीय देशों ने तो इनको साफ जवाब दे दिया कि हम आपके साथ जंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब यूएई हाथ खड़ा कर रहा है कि सर हम मौजूद हैं, हम आपके साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आने की तैयारी कर रहे हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे। दरअसल यूएई सरकार के जो सलाहकार हैं अनवर गरकाश, उनकी तरफ से ऐसा इशारा दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए, हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन प्लानिंग चल रही है। यूएई सरकार के सलाहकार की तरफ से इस बात का इशारा दे दिया गया है। तो हो सकता है कि यूएई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंच जाए, क्योंकि यूएई को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा चोट किसी को पहुंची है तो वो यूएई है। दुबई की क्या हालत कर दी है, कई सारी ऑयल फैसिलिटीज को ईरान ने यूएई के अंदर ड्रोन अटैक करके तबाह कर दिया है। तो इसीलिए हो सकता है कि यूएई इसमें शामिल हो जाए। जब यूएई शामिल होगा तो हो सकता है कि यूएई अपने साथ और इस्लामिक देशों को लाने की कोशिश करे। लेकिन इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। अगर ये डायरेक्ट जंग में शामिल हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने से, तो फिर ईरान इनको और ज्यादा बुरी तरह से निशाना बनाएगा। अभी तो ईरान सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है, फिर इनके टारगेट पर सीधा सामने वाला देश आ जाएगा, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, कोई भी हो। कोई भी जंग में शामिल हुआ तो फिर उसके देश के ठिकाने ईरानी मिसाइलों के निशाने पर होंगे। फिलहाल नाटो के ऊपर एक्शन अमेरिका ये ले सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नाटो से रिश्ता तोड़ सकते हैं, अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। दरअसल ऐसी खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका नाटो को जो फंडिंग देता है उस फंडिंग को बंद करने की योजना बना रहा है। नाटो में जो पैसा इकट्ठा होता है उसका 60% फंडिंग अमेरिका देता है। तकरीबन $980 बिलियन अमेरिका अकेले देता है। उसके बाद जर्मनी सिर्फ $94 बिलियन। जर्मनी के बाद बाकी जो देश हैं वो और ज्यादा कम नाटो को पैसा देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप झल्लाहट में अब इस तरह से नाटो को झटका देना चाहते हैं फंडिंग बंद करके। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से कल शाम फिर से मना कर दिया साफ साफ कि भाई हम इस जंग में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक जंग पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती। हम जंग में शामिल हो जाएं, जंग बंद भी ना हो और हमें नुकसान भी हो जाए, हम तब शामिल होंगे जब जंग बंद हो जाएगी। उसके बाद हम आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर अपने युद्धपोत भेज देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम शामिल नहीं होंगे। इस मामले पर जब डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि फ्रांस के मैक्रो तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो जंग में शामिल नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कौन मैक्रो, करने दो उन्हें बातें, बहुत जल्द वो कुर्सी से जाने वाले हैं। तो ये शख्स इस तरह से हर किसी का बॉस बनने की कोशिश करता है। फिलहाल कोई भी देश नहीं आ रहा है यूरोप का अमेरिका के साथ। नाटो को भले ही कितनी धमकी दे दें, लेकिन नाटो का कोई भी देश इस जंग में डायरेक्ट नहीं आएगा। आइए अब सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो इनको आतंकी कहते थे, इनके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था, लेकिन अब इनका मतलब इनसे निकल रहा है तो इनको अपने गले लगा लिया। अब ट्रंप अल जुलानी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं इस बात का कि वो अपनी सेना को, अपने लड़ाकों को इजराइल की सेना के साथ शामिल करके खुलकर लेबनान के अंदर भेजे। लेबनान से हिजबुल्लाह को भगाने के लिए खुलकर अपनी बहुत सारी सेना को इजराइल के साथ लेबनान के अंदर अल जुलानी भेजें। ये दबाव डाला जा रहा है ट्रंप की तरफ से, लेकिन अल जुलानी उनकी बात को अभी अनदेखा कर रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी को इस बात का डर है, इस बात का खतरा है कि अगर हम खुलकर शामिल हो जाते हैं तो हम ईरान के निशाने पर आ जाएंगे। साथ ही साथ धार्मिक और सांप्रदायिक आक्रोश है वो भी हमारे खिलाफ भड़क सकता है, क्योंकि इनको भी बहुत सारे मुसलमानों ने सपोर्ट किया था जब ये सत्ता में आए थे। तो अगर लेबनान के अंदर अपनी सेना को भेजते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ तो इनकी हालत खराब हो सकती है। फिलहाल ये बातों में अभी आ नहीं रहे हैं। हालांकि चुप चुपाते इजराइल के कहने से कुछ सेना जा रही है, कुछ लड़ाके जा रहे हैं इनके, लेकिन खुलकर ज्यादा सैनिकों को ये नहीं भेज रहे हैं।
ये शख्स अपने आप को दुनिया का बॉस कहता है, लेकिन इस जंग में इनकी हालत हो क्या गई है। पिछले 15 से 17 दिन के अंदर इन्होंने किस किस के आगे हाथ फैला लिए हैं। इराक के कुर्द संगठनों के आगे हाथ फैलाया, उन्होंने साफ मना कर दिया। यूरोपीय देशों के आगे हाथ फैलाया, उन्होंने मना कर दिया। नाटो के सामने हाथ फैलाया, उन्होंने साफ मना कर दिया। अल जुलानी मना कर रहे हैं। अरबी देश कोई इनके कहने से जंग में डायरेक्ट कूद नहीं रहा है। इनकी हालत हो क्या गई है। सबके सामने हाथ फैला रहे हैं, लेकिन इनके साथ आने को कोई तैयार ही नहीं है, और दूसरी तरफ अपनी जीत का ऐलान भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जंग लंबी चलने वाली है। ईरान भी चाहता है कि जंग जितनी लंबी चलेगी उतना ही ईरान को कहीं ना कहीं फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि जंग भले ही कितनी लंबी हो जाए, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसको ख़त्म कर दिया जाए। एक के बाद एक टारगेटेड हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, और वही बात है, जो टारगेटेड हमले होते हैं वो बिना जासूसी के नहीं हो रहे हैं। ईरान के अंदर आज भी मोसाद के जासूस भरे पड़े हैं, और मोसाद के जासूस कोई और नहीं है बल्कि इन नेताओं के बीच में ही हैं, जो इनके अपने बनकर रहते हैं। जो इनकी आम पब्लिक जो इनके साथ नजर आ रही है, उसी में बहुत सारे जासूस हैं जो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। तभी डायरेक्ट सटीक हमला इजराइल की तरफ से किया जाता है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल। लेबनान के अंदर 8 मार्च को IRGC के 4 अधिकारियों की मौत हुई थी। ईरान के 4 अधिकारी लेबनान के एक बहुत बड़े होटल के एक कमरे में मौजूद थे, लेकिन फिर भी इजराइल के एक ड्रोन ने उन्हीं के कमरे पर जाकर अटैक किया और चारों की मौत हो गई। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये बात इतनी ही सिंपल नहीं है। आपको लग रहा होगा किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी होगी इजराइल को, उनके कमरे पर जाकर अटैक कर दिया। बात में ट्विस्ट यहां पर है कि जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे उसमें कोई एक कमरा नहीं था, बल्कि सैकड़ों कमरे थे, और सैकड़ों कमरों में से तकरीबन 25 से 30 कमरे इन अधिकारियों ने अपने नाम से बुक किए हुए थे। 25 से 30 कमरे होटल के इन्होंने अपने नाम से बुक किए थे, और रुके थे चारों अधिकारी एक कमरे में। और साथ ही साथ ऊपर से होटल के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हुए थे वो भी उस वक्त बंद थे जब ये लोग कमरे में मौजूद थे। इतनी सारी प्राइवेसी, इतनी सारी सुरक्षा के साथ ये लोग उस होटल में रुके थे, लेकिन फिर भी इजराइल के ड्रोन ने उन्हीं के कमरे को टारगेट किया और चारों IRGC के अधिकारियों की वहीं पर मौत हो गई। तो आप इससे इनकी जासूसी के नेटवर्क का अंदाजा लगा सकते हैं। इनके जासूस जो है ना, वो कहीं भी हो सकते हैं। कोई भी आम आदमी इनका जासूस हो सकता है, क्योंकि ये पैसे के बल पर किसी को भी अपना जासूस बना लेते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी जो इनकी है वो इनका सबसे बड़ा हथियार है। अली लारिजानी वो भी बहुत ज़्यादा ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी की वजह से उनकी लोकेशन का पता कहीं ना कहीं इसराइल को लग गया हो। तो ये लोग इस तरीके से ईरान को काबू करना चाहते हैं, उनके टॉप कमांडर्स को मारकर, उनके टॉप अधिकारियों को मारकर। फिलहाल देखते हैं जंग कहां तक जाती है, लेकिन सच ये है कि इसमें ईरान को नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। जंग जितनी लंबी खींचेगी ईरान उतना ही ज़्यादा नुकसान में जाता रहेगा, और जंग के बाद देश का हाल क्या हो जाता है आप सबने फिलिस्तीन, गाज़ा देखा ही है। ये लोग इस तरह से हमले करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी देश का, उसको पूरी तरह से हिला देते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।